हाय, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हाउ आर यू? कैसी तबीयत है आपकी? क्या हालात है? कैसे हैं? आई होप आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत सी खूबसूरत दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है और स्पेशल हम लोग बड़ी एफ़र्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा होमवर्क करते हैं हम। इस कंटेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। वो कंटेंट जो पूरी दुनिया देख रही होती है, जिसको लोग सुन रहे होते हैं, इस पे हमारी बड़ी एफ़र्ट होती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे काम करें। और उस अच्छे से अच्छे काम में ये देखें आप पूरी तरीके से तैयार हो गई तो सॉक्स उतारना भूल गई। कोई बात नहीं, आपके प्यार में कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही। मुझे सर्दी लगती है ना, रात को मैं सॉक्स पहन के सोती हूँ। इस वजह से भूल गई उतारना। कोई बात नहीं, है ना, होता है। हाय अल्लाह, क्या होता है। चलो जी, कोई मसला नहीं। आपसे क्या शर्म, सुबह शाम आपके सामने आते हैं, आप हर तरीके से हमें देख रहे होते हैं, सजा हुआ, मुंह धुला हुआ। कभी मेकअप ट्यूटोरियल्स के ऊपर आप देखते हैं, कभी हमें कोई काम करता देखते हैं, कभी बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, कभी कोई काम। हम भी तो इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती है। मैंने कहा ये ना हो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो फिर हंस रहे हो कि नीचे देखो मोज़े पहनी हुई है। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज हमारे पास बड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मगर सबसे पहला जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, इसके बारे में कभी सुना आपने? ये क्या होते हैं, कौन होते हैं? मैं भी एक माँ हूँ, हमें भी नहीं पता चलता। समटाइम्स हम किस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के साथ, हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे बच्चे आपसे बात कर रहे होते हैं और आप बच्चों को जो है ना बड़ा स्नप कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप उनको कहते हैं ये निकल, यूँ निकल, ये क्या कर रहे हो, खबरदार जो ये किया। अब वो जो बच्चा ये चीज़ें देख रहा होता है ना, बच्चा आगे भी स्कूल, दोस्तों में कहीं उठता बैठता है तो इसी तरीके का बिहेव करता है आगे जाके, क्योंकि बच्चे को जो दिखाएंगे बच्चा वही आगे परफॉर्म करेगा। मैंने कल भी एक बड़ी बात कोट की थी कि जब हम बच्चे के साथ परफॉर्म करते हैं ना, यहाँ पर उसको झूठ सिखाना या फिर उसके साथ गुस्सा बिहेवियर या उसको नेगेटिविटी सिखाते हैं, किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने घर वालों के ख़िलाफ़ आप प्रैक्टिस में रहते हैं ना कि आपने अपनी कभी बहन की बुराई कर रहे हैं, भाई से झगड़ा कर रहे हैं, भाभी की बुराई कर रहे हैं, बच्चे के सामने कर रहे हैं। बच्चा सीख रहा है, बच्चा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम बच्चे के अंदर भर रहे हैं ना, ये सारी नेगेटिविटीज़ है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बच्चे को बाप के ख़िलाफ़ भड़का रहे होते हैं। अगर बाप और माँ में आपस में कोई झगड़े हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हम कभी बच्चे को जो है ना भड़काना शुरू करते। कभी बाप भड़काता है माँ के ख़िलाफ़, तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी माँ तो वैसी थी। कभी कहते हैं तुम्हारा बाप तो साला ऐसा था, तुम्हारे बाप ने तो मेरा जीना पता नहीं क्यों शादी की मैंने, और तुम लोग को पैदा किया मैंने, तुम लोग को पैदा करके मैं पछता रही हूँ। बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बात है। वो बच्चे ना यहाँ से फिल हो रहे होते हैं, भर रहे होते हैं। अब सोचें हम क्या बच्चा परवान चढ़ा रहे हैं। इज़ दैट राइट? हम सही कर रहे हैं? हमें लगता है कि नहीं, हम अपने दुख, अपने दर्द, अपनी चीज़ें जो है ना, अपना गरज जो है ना, वो बच्चे को सुना रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे बाप ने ये किया। वो कहेगा आगे से तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ऐसी औरत थी, शर्म आती है मुझे ज़िंदगी में, मैंने क्यों ये किया, मैंने उससे शादी क्यों की, उसकी तुम्हारी माँ की माँ उसके ससुराल, तुम्हारे सारे जो उसके अपने ससुराल वाले थे उसने मेरे साथ ये किया। वो उसके माँ बाप को कोस रही है, बच्चे सुन रहे हैं, या फिर बच्चों के सामने हर वक्त झगड़ा। आप समझ रहे हैं मैं जब ये बात कर रही हूँ तो ये मोस्टली हर घर की कहानी है। कुछ चंद ख़ानदानी खून और अच्छे घराने ऐसे जब जहाँ पर कोई झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो वो बच्चों के सामने नहीं लेकर आते। वो पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं। वो पेरेंट्स सिर्फ अपनी जो है ना औलाद का फ्यूचर देख रहे होते हैं आगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से हर्डल्स आते हैं, सीढ़ी है, एक सीढ़ी स्टेप ख़राब है, दूसरा स्टेप चढ़ेंगे, तो बच्चों का फ्यूचर हम नहीं ख़राब कर सकते। ये जो बच्चों का माइंड हम ख़राब करते हैं ना, ये हमारी गलती होती है। हम ऐसा बच्चा परवान चढ़ाते हैं जिसके पास सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं होता। वो दुनिया में आके क्या करेगा सिवाय नेगेटिव। और वही बच्चा या वही बच्ची आगे जाके जब शादी करेगी तो अपने शौहर के साथ भी यही करेगी, वो अपनी बीवी के साथ भी यही करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों बनते हैं। आ जाएं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पेरेंट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि हम में से ही कोई पेरेंट होते हैं जो ये गलती कर जाते हैं, मगर हम जो माहिरीन हैं उनसे आज बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे पास मेरे प्रोग्राम में, आमना आरिफ, डॉक्टर आमना आरिफ, साइकोलॉजिस्ट। आज उनसे पूछेंगे कि जो पेरेंट्स इस तरह से ख़ुद पसंद हो जाते हैं, नार्सिसिस्टिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आमना? गुड टू सी यू। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आमना जी, ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है उसको एलैबोरेट करने के लिए हमने आपको यहाँ पे मदऊ किया। तो ये जो वालिदैन हैं, ये बच्चों की आज़ादी से ख़तरा कैसे महसूस करना शुरू कर देते हैं? क्या ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं? अच्छा, अब कुछ जैसे आपने टॉपिक आपका एक तो पहले बहुत अच्छा है और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि चैनल 24 ने इसको टेकअप किया एटलीस्ट, क्योंकि ये इतने कॉमन केसेस आजकल नज़र आते हैं। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, जैसे आपने पहले कहा कि सेल्फ लव, अपनी खुद पसंदी, और वो तो बच्चे भी वो बेसिकली उनकी सेल्फ आप कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन का एक सोर्स बन जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपनी ही एक एक्सटेंशन देख रहे होते हैं। और आपने जैसे कहा कि बच्चों की आज़ादी कंट्रोल करना, क्योंकि इन पेरेंट्स की जो पहली एक मेन खसूसियत है वो ये कि कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। और कंट्रोलिंग, उनको अपनी सेल्फ इस्टीम और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बच्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और ये इतने केसेस आजकल इतने कॉमन है, मेरे पास कितने केसेस आते हैं कि ऐसे पेरेंट्स, खासतौर पे फादर, ये स्पेशली इन फादर्स ये बहुत ज़्यादा है कि वो अब नार्सिज्म और सेल्फ लव में इतना इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चों से हर वक्त एक आप कह सकते हैं कि हर वक्त एक डोमिनेंस चाह रहे होते हैं, घर में वाइफ पे भी और बच्चे पे भी। और उसके लिए क्या करते हैं कि बच्चा अगर कुछ भी उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट या उनकी वो ऐसी चीज़ जिससे उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो उसे कुछ भी करता हुआ देखते हैं तो वो हर वक्त उसको उससे डिमांड करते हैं कि सेमी सॉरी और सॉरी सॉरी सॉरी। और वो जस्ट इम्प्रेशन ये दिया जा रहा होता है कि हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बच्चा ज़रा सी भी अपनी मर्ज़ी से या अपनी फ्रीडम से, अपनी आज़ादी से कुछ भी करना चाहता है जो कि उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट होता है, तो वो उसको फ़ौरन ही वो एक गिल्ट वाली फीलिंग में डाल देते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, देखो मुझे कितना बुरा लग रहा है, देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं खुश नहीं हूँ। तो वो बच्चे को यहाँ से ही सिखा रहे होते हैं कि बच्चे को वो करना है जो इनको खुश करता है और वो नहीं करना जो उसको खुश करता है या जो ठीक है। अच्छाई बुराई मैटर नहीं करती, खुश करना पेरेंट्स को मैटर करता है। यस, खुश करना मैटर करता है, क्योंकि उनकी वो जो सेल्फ इस्टीम है या जो उनका अपना इमेज है वो इतना अंदर से वो दिखाते हैं दुनिया को कि जैसे वो एक इन्फ्लेटेड सा सेल्फ है, जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और बस मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ और लाइमलाइट में रहना ऐसे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, चाहे मदर हो या फादर हो। एक लाइमलाइट में कि पूरी फैमिली एक तरफ है और वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे। और जैसे मैंने कहा ऐसे ही केसेस आते हैं कि बच्चा, और ऐसे बच्चे फिर निकलते हैं एडल्टहुड में जाके डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे के अंदर गिल्ट, आप उसको बार बार अगर सॉरी कहलवा रहे हैं कि डिफरेंट बिहेवियर्स पे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद फील करेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, कॉन्फिडेंस उसका नेचुरली डाउन हो जाएगा। मामा बाबा तो खुश होना ही नहीं है मेरे किसी भी काम से। हाँ, कुछ नहीं होना, और अगर कुछ होना तो सिर्फ वो जो वो उनको अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं इनके अंदर एम्पैथी जिसे हम कहते हैं ना, कि वो दूसरे बच्चे के भी समझ लें कि उसको क्या अच्छा लगता है और क्या उसको बार बार ऐसा सॉरी कहना अच्छा लगता है। और ऐसा बच्चा अगर आप पेरेंट्स, और 2-2 मिनट बाद उससे नाराज़ हो जाना हर बार। और बच्चे के लिए पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उसको खुश नज़र आएँ। और जब वो उसको खुश नज़र नहीं आते और वो बच्चा उनको कहता है कि आप खुश नहीं हैं, तो जब उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग, साइकोलॉजी में उसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग। अच्छा। कि जब बच्चा जो फील कर रहा है आप उसे फील करवाएंगे नहीं तुम गलत फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये इसलिए, मतलब उसकी ही अपनी जो एक फीलिंग है उस पर वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है और मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है मेरे से, और आप उसको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हर वक्त एक आप कह सकते हैं मेंटल एक डाउट में डाला होता है। और वो डाउट क्या है कि बस वो ज़रा सा उसकी अटेंशन अपने फादर या मदर से हटी और किसी से भी उसने बात की तो साथ ही वो एकदम से उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा। और ऐसे पेरेंट्स बच्चों को टीज़ बहुत करते हैं डिफरेंट तरीके से, बुली करना। इवन अपने बच्चों को कौन बुली करता है लेकिन बुली करना क्या कि अच्छा? उसको वो टीज़ करना जो उसको इरिटेट करता है। और इरिटेट क्यों करता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी तो देखो अब फिर मैं तुम्हें ये टीज़ कर रहा हूँ। और वो उन्हें पता होता है कि ये टीज़ किस चीज़ से होता है। तो जो हम कहते हैं कि बुली बच्चे स्कूल में होते हैं, बाहर होते हैं, मतलब ऐसे पेरेंट्स जो नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के साथ हैं
वो ऐसे बच्चों को घरों में बुली कर रहे होते हैं। तो ये जो आज़ादी से इनसिक्योर हो जाते हैं बच्चों की पेरेंट्स, हाँ। आपने मोस्टली देखा है ख़ास तौर पे खुद पसंद जो पेरेंट्स होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? बच्चों की आज़ादी से इनसिक्योरिटी क्यों आती है? कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, ऐसे पेरेंट्स में कंट्रोलिंग बिहेवियर, उन्हें लगता है कि जब ये अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे और फिर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकेंगे। और ऐसे पेरेंट्स अगर, और फिर इनमें फेवरेटिज्म बड़ा होता है, फेवरेट बच्चा एक बनाया होता है इन्होंने, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो। या अगर कोई एक बच्चा पेरेंट की सुन रहा है, बाप की या माँ की, हाँ। वो उनका फेवरेट होता है, उसके लिए शॉपिंग भी होगी, उसको खर्चा भी पॉकेट मनी अलग से दिया जाएगा, उसको लव यू के मैसेज भी चल रहे होंगे बाकी बच्चों के, है ना? तो ये वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये भी कंट्रोल है कि बाकी बच्चों को दिखाना कि देखो ये मेरा फेवरेट है, सुनता है, ये मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, तो ये मेरा फेवरेट है। बाकी है। तुम लोग जो ना नहीं सुनते हो, तुम लोग मेरे फेवरेट। और क्योंकि वो बाकी आपकी उन बिहेवियर पे क्वेश्चन उठा देते हैं सम टाइम कि ऐसे क्यों आप कह रहे हैं ये, और सेल्फिशनेस जो कि पेरेंट्स का के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन नार्सिज्म की वजह से पेरेंट्स में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा होता है। मतलब बहुत से एजुकेटेड पेरेंट्स आजकल उन्हें लगता है, जैसे मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि देखे ना बच्चे को ऐसे भी तो करवाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है वो। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में डिफरेंस होता है। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं वो सिर्फ अपने आप को देखेंगे, बच्चे की इमोशन का, या ना उसको वैलिडेट करेंगे कि तुम्हें सही फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है, एक वैक्यूम में बंद करके रखेंगे, उस वैक्यूम में जहाँ वो सिर्फ उनकी मर्जी के काम करें। डॉक्टर आमना, एक और जगह कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं कि वो लोग ना बाहर के किसी भी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। पेरेंट बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि बाहर वाला जो बच्चा है वो ख़राब है, वो जो बच्ची है वो ख़राब है, उसके घर वालों ने उसकी गलत तरबियत दी है, वो लड़की अच्छी होगी नहीं या वो लड़का अच्छा होगा ही नहीं। अपने बच्चों के कान में ये बात डाल रहे होते हैं। और होता क्या है कि वो बच्चों को जो है ना बिल्कुल आइसोलेट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को। वो घर की एक चार दीवारी में उसको कब्र बना के दे रहे होते हैं पेरेंट्स, और वो उस कब्र में जो है ना अपनी क्या लाइफस्टाइल में आईपैड बैठ जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे, फ़ोनों पे बेचारे लगे हुए होंगे, मगर घर की एक प्रेमिसेस के अंदर। अब वो जो बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि जो तुम दोस्त बना रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो जो लड़की है वो होगी खराब, है ना? ज़रूरी तो नहीं है ना। अब बच्चों को भी एक सोशल माहौल चाहिए, एक सोशल सर्कल चाहिए। वो उठेंगे बैठेंगे, उनका दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, अवेयरनेस आएगी उनके अंदर। क्यों मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, घुमाते हैं टूर पे, अवेयरनेस के लिए ना। तो वो बच्चों को जब बाहर नहीं जाने देते, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो पहले तो ये कि वो बाहर जाने क्यों नहीं देते, ये भी नार्सिज्म का एक पार्ट है कि उनको अपनी फैमिली इमेज की बहुत टेंशन होती है कि जो मेरा फैमिली इमेज है उसमें समटाइम, और ये बहुत अगेन ये भी बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे पेरेंट्स जो कि नार्सिज्म पर्सनैलिटी के साथ हैं, और खासतौर पर फादर, वो अपनी फैमिली का इमेज जो है वो सिर्फ वो बनाते रहेंगे कि ड्रेसअप भी मेरी मर्ज़ी से हो, वाइफ और बच्चा, या फिर अगर वाइस वर्सा अगर वाइफ है नार्सिज्म, तो वो एक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा वो होते हैं कॉन्शियस। और दूसरा ये कि जैसे ही वो बच्चा बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो वो सम टाइम क्वेश्चन उठाता है कि देखो उसके फादर ने ऐसा किया, और ऐसा बच्चा अगर किसी और फादर और मदर की ज़रा सी तारीफ़ कर दे तो इनको एक ईगो को एकदम से, वो जो नार्सिसिस्टिक फादर है या मदर है उसकी एकदम से ईगो हर्ट होती है कि देखो मेरे बच्चे ने किसी और को आइडियलाइज़ कर लिया। तो ये इसलिए भी उसको बस, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि वैक्यूम में इनसिक्योरिटी शामिल है पेरेंट्स की, बिल्कुल इनसिक्योरिटी है कि हमसे अच्छे पेरेंट्स उनको दिख आप गए, देखिए कि समझ आ गए तो बच्चे तो सवाल उठाएंगे। किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आप देखिए इनसिक्योरिटी की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। अगर आप इनसिक्योर नहीं हैं तो आप किसी को भी ऐसे कैद करके नहीं रखते, आप उसको ओपनली जैसे अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, बाहर भी जाते हैं हर जगह। तो यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी कि कहीं इसने मेरी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन ना उठ जाए, और क्योंकि वो उसी वैक्यूम में बंद रहेगा, उसे लगेगा ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं। अब आपको पता है बच्चों को चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो प्ले डेट चाहिए, किसी के दोस्तों के घर में आना जाना, प्ले डेट्स होती हैं। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई के लिए एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, सोशल एक दोस्ती होती है, क्लास फेलोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। बट अगर यहाँ से भी उनको बिल्कुल बाउंड कर दिया जाए और घर की बस ज़िंदगी में उनको कैद कर दिया जाए, मैं इस चीज़ के वैसे बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बच्चे साथ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, शाम को कभी अपनी प्ले डेट्स रख लें। मेरी 10 साल की बच्ची, मैं तो छोड़ती हूँ मोस्टली, उसके घर पे रोज़ ही कोई ना कोई उसकी दोस्त आई हुई होती है। मैं उसको किसी के घर छोड़ देती हूँ प्ले डेट के लिए, 2 घंटा 3 घंटा, एक लाइफ सर्कल है उसका, एंजॉय करती है। तो ये चीज़ें जब हम बच्चों में से निकाल देते हैं तो बच्चों के अंदर से, आपको नहीं लगता, खुद एतमादी, बिल्कुल जैसे मैंने कहा सेल्फ डाउट आता है, बच्चा डरा डरा यूं सहमा बैठा होता है। नहीं, बिल्कुल आपको मैंने शुरू में कहा कि सेल्फ डाउट आ जाता है। वो जहाँ इंटरेक्शन, एक तो ये चीज़ जैसे अब ये करने क्यों नहीं देते, एक तो ये कि उनकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन उठता है। दूसरा ये कि ये भी एक अजीब सी चीज़ है जो मुझे देखने में मिली कि फादर है या मदर है, वो कहते हैं हम हैं ना इसका दोस्त,
ना हम हैं ना इसका दोस्त, आप मेरी ये- बात सुने, आप मुझे हाँ। किसी अंकल आंटी के साथ बहुत एज में किसी के साथ बिठा दें, Yes. मैं रिस्पेक्ट लेवल के बहुत सी बातें कर सकूंगी, इधर उधर की भी बातें कर लूंगी, कुछ सीख लूंगी उनसे। मगर यार वो जो मुझे अपनी एक कथासिस निकालनी है, या अपना मैंने एग्जॉस्ट अगर मैं कहीं से हुई हूँ, किसी बात से फंसी हूँ, या मुझे अपना फन टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम मुझे मेरी एज की दोस्त से मिलेगा, लड़की से। बिल्कुल, है ना? एक्चुअली दिस होना ही चाहिए ना, मैं बच्चे को ही जैसे हा आपने हा कहा, करूंगी अपनी सहेली के साथ तो मैं रिलैक्स होंगी तो ना। रिलैक्स होंगे ना, आपका एथासिस आपका अपने एज फेलो से होगा। ऐसी तो वो कि जिसके बच्चे साथ- बच्चे किस तरीके से, ठीक है आप दोस्त बन के बच्चों से बात तो कर सकते हैं, मगर ये कैसे होगा हमना, ये कैसे होगा कि यही मैं ही तो तुम्हारा question है। दोस्त हूँ? अभी मैंने बताया ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि फादर है मदर, वो कहते हैं हम हैं तो आप हैं, आप उसके दोस्त नहीं हैं, और उसके दोस्त की जगह आप फिलफिल नहीं कर सकते ना, दोस्त आपकी जगह ले सकता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को जिस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कि इतने अजीब से बिहेवियर्स हैं, और ये फिर ऐसे एडल्ट्स निकलते हैं ना जिनकी अपनी मैरिटल लाइफ और आगे प्रैक्टिकल लाइफ पैथेटिक होती है, और वो फिर अल्टीमेटली थेरेपीज में जा रहे होते हैं। आइसोलेट बच्चा पाल रहे हैं, आइसोलेट आइसोलेशन पाल रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो अपनी एक्सटेंशन देख रहे होते हैं कि देखो मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ, तो ये एक्सटेंशन है। इवन उन्होंने अपना बचपन बड़ा अच्छा भी गुजारा होता है, लेकिन अब उनके पास एक चीज कंट्रोल करने के लिए आ गई, डोमिनेट करना उनकी फेवरेट ट्रेट है। डॉक्टर आमना, इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपसे ये जानेंगे कि इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ना, क्या तवक्कुआत रखते हैं अपने बच्चों से, एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी। आफ्टर द ब्रेक आप ठीक। रिप्लाई कीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ख़ुद पसंद पेरेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से क्या तवक्कुआत रखते हैं। डॉक्टर आमना हमें बता दी, साइकोलॉजिस्ट हैं जी, बताइएगा बच्चों से एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं इस तरह के पेरेंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो वही कि जो कहा जाए तो वो हर वक्त माने, चाहे उनका मूड है या नहीं है। मतलब जो भी पेरेंट्स ने या मदर ने फादर ने, जो भी दोनों में से, अच्छा बाय द वे दोनों में से ज़रूरी नहीं कि दोनों पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हों, समटाइम दोनों होते हैं, समटाइम एक होता है, तो दूसरा एक सेफ साइड, एक प्रोटेक्टर बन जाता है। तो एक तो ये कि बच्चे का दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किसी भी जगह पे है, वो सिर्फ उनकी माने। आपने जैसे कहा कि बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना चाहिए, अगर वो किसी सोशल गैदरिंग में भी, किसी गेस्ट किसी और जगह पे भी हैं, वहाँ पे भी सेंटर ऑफ अटेंशन पेरेंट्स हो। बच्चे को ये नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो जाके अब उसका जो दिल करता है वो करे, क्योंकि वो किसी और जगह पे है, लेकिन वहाँ पे भी वो उनकी बात माने, और जो वो फील कर रहे हैं वो फील करें। मतलब अगर पेरेंट्स की किसी के सर में दर्द हो गया और नार्सिसिस्ट है कहीं गलती से, तो उसके सर में अगर दर्द हो रहा है और उसके चेहरे पे सैडनेस है, तो बच्चे के चेहरे पे भी होनी चाहिए। वो छोटे से बच्चे से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो सेम इमोशन शेयर करे उनके साथ। और दूसरा वो है कि जैसे गिल्ट वाली फीलिंग है कि अगर उसने कुछ भी, अगर इमोशन भी शेयर नहीं किया तो सॉरी कहे, उसको सॉरी कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, क्योंकि वो भी कहते हैं उनकी गलती पे। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन जो है वो बच्चे को सारा दिन सिर्फ इन सोचों में रखती है कि एटलीस्ट मैंने इनकी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कैसे करना है। और वैसे मैं आपसे एक अलग से चीज़ शेयर कर दूं कि ऐसे बच्चे जो हैं जिनको आप हर वक्त इस तरह के प्रेशर में रखते हैं कि उनको किसी एक खास इमेज से मैच करना है, वो सोते हुए भी बेचारे बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, सोते हुए वो जैसे कहते हैं नींद में बातें करना, तो वो नींद में बातें अक्सर वो वाली कर रहे होते हैं जो वो सारा दिन एक खौफ उनके दिमाग पे है कि इनकी आइडियल के साथ मैच करना Oh my है। God. तो वो सोते हुए, अब जो बच्चा सोते हुए ऐसे करे, इट मीन्स कि उसकी एक साउंड स्लीप भी नहीं है, और छोटे से बच्चे से शुरू होता है। और समटाइम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतने छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि वो इमोशन को समझे, जो कि अभी अपने इमोशन को समझ रहा होता है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेरेंट्स की इमोशन को तो समझ के बच्चा उसके एक्सप्लोर साथ कर रहा मैच। होता है अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, उसके साथ तो जो जो कुछ भी हो रहा है हैपनिंग, अभी वो जस्ट अंडरस्टैंड कर रहा है, और आप उसको बिल्कुल उस एक्सटेंशन पे लेंगे कि आपने अपने 40-50 साल लाइफ के गुजार लिए, और आप सोच रहे हैं कि ये वो लेवल पे आकर समझे मुझे और मेरी फीलिंग को, कि मुझे कैसे लगता है जब गेस्ट आते हैं या जब हम कहीं जाते हैं तो ये मुझे छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। आप सारा दिन घर में उसके साथ होते हैं, बल्कि हर टाइम होते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट बच्चे को छोड़ दें। अच्छा, इस तरह के पेरेंट्स बच्चों को नज़रअंदाज भी करते हैं, नज़रअंदाज जस्ट टू पनिश देम, जस्ट टू पनिश देम। अच्छा, कि आपने ये नहीं किया ना तो बस टीजिंग, जैसे मैंने कहा बुलिंग है ना, हाँ, इग्नोरिंग इज आल्सो अ बुलिंग, फॉर्म ऑफ बुलिंग, के वो बच्चे को दिखाएंगे कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने साथ अटैचमेंट इतनी ज़्यादा की होती है कि पेरेंट्स वो बच्चे जो हैं वो उनका इग्नोर करना भी बर्दाश्त नहीं करते, उनके लिए वो पनिशमेंट होती है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स बच्चों को ना मजाक और तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, हाँ। हर वक्त उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बाकी बच्चों के साथ मिलकर उड़ाएंगे, या फिर बाप अपने भाई के किसी बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा होगा, हाँ। बच्चों का मजाक उड़ाएगा। और थोड़ी सी अगर टीन एज की एज में चले जाते हैं बच्चे, उस एज में ज़्यादा, क्योंकि उस एज में बच्चों के अंदर ना हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं,
बच्चे अग्रेसिव हो रहे होते हैं। एक लेवल आता है टीनेज में जहाँ पे बच्चे जो है अपनी मैं उसके साथ जो है ना लड़ रहे होते हैं, खुद लड़ रहे होते हैं और उस चीज़ को वो बहुत उसमें फंसे हुए होते हैं। उस टाइम पे बच्चों को मदद की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है, पेरेंट्स की बड़ी कंपनी चाहिए होती है, पेरेंट्स उनको समझें, उनकी कंपनी को समझें, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराएं, दुनिया घुमाएं, कहीं इधर उधर लेके जाएं या फिर अपने दोस्तों में सर्कल में अच्छी खाने पीने के स्पॉट्स पे। तो ये सब उनकी जो मैं है ना उसके साथ वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, ना कि टीन एज की एज में वहाँ पर वो आके अपने बच्चों को मजाक का, तनकीद का या कंपैरिजन का निशाना बनाते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये जैसे नार्सिज्म की एक बहुत कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक, वो एम्पैथाइज ही नहीं करते। एम्पैथाइज का मतलब उन्हें नहीं, वो फील ही नहीं करते कि इसको क्या फील हो रहा है, वो भी फाइट कर रहा है। वो टीन एज को कहते ही है कि इट्स एज ऑफ कन्फ्यूजन। बच्चे को पता ही नहीं चल रहा, हार्मोनल चेंजेस हो रही है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से कूल डाउन हो जाता है, तो वो ऑलरेडी एक फ़ाइट में है। नार्सिज्म पेरेंट्स इस चीज़ के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाते, इवन वो खुद भी उस स्टेज से गुजरे होते हैं, लेकिन वो नहीं। और दूसरी बात ये कि जो कंपैरिजन है, ये तो वैसे भी अदर देन नार्सिज्म भी पेरेंट्स का एक बार हमारे एटलीस्ट कल्चर में कई ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे हम कंपैरिजन कहाँ से सीखते हैं। आप देखें, हम अपना मोबाइल देखते हैं, साथ ही देखते हैं दूसरे के पास क्या है, क्योंकि शुरू से पेरेंट्स ने अदर देन नार्सिज्म आदत ही ये डाल दी है, वो उस भाई को देखो, उस कज़न को देखो, वो कहाँ पहुँच गया और तुम कहाँ। तो ये तो है। नार्सिज्म की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को पब्लिकली मोस्टली एम्बेरस करते हैं। नार्सिज्म का जो पेरेंट्स हैं, क्यों करेंगे? रूम में वो बड़े अच्छे होंगे, उनके साथ घर में बड़े अच्छे होंगे, जैसे ही पब्लिक में जाएंगे और अगर लगा कि बच्चे ने वो वाली चीज़ नहीं की जो इनकी इमेज को ख़राब कर रहा है, तो वो सारा का सारा ब्लेम उस पर डालेंगे और फिर वो वहाँ पे ब्लेमिंग शुरू करते हैं जस्ट टू एम्बेरस द चाइल्ड, कि उसको लगे कि ये उसकी गलती है और इनको लगे कि मेरी तो मतलब हम तो बड़े अच्छे पेरेंट हैं, ये जो इसने सीखा है ना ये इसने यहाँ आके सीख लिया है। वो इस तरीके से उसको एम्बेरस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली उनकी उसी सेटिस्फेक्शन का पार्ट होता है कि हमने कुछ नहीं किया, वी आर परफेक्ट। बच्चों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं अपने फैसले, ठीक है, अपनी ईगो, अपनी अना, हर चीज़ उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, अपने फैसले सारी ज़िंदगी बच्चों के ऊपर जो है ना मुसल्लत कर देते हैं। जब बच्चा एक एज पे आता है, कमाने की एज में आता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उस टाइम पे जो है ना वो जो कुछ भी गलत करता है या उस फील्ड को जो चूज़ वो करना नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली पेरेंट्स की वजह से उस फील्ड को चूज़ कर लेता है। एंड देन व्हाट हैपन कि फिर सारी ज़िंदगी का उसको जो कोसना है ना वो भी पड़ता है। मतलब उसको वो सुनाते हैं कि यार तूने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तूने ये नहीं किया, तू वो नहीं कर सका, यू आर अ फेलियर, यू नो स्टफ ऑल दैट। ये भी तो करते हैं बच्चों। एक्चुअली ये जो वो अपना राइट करियर नहीं ले सका या स्टैंड नहीं ले सका कि मुझे ये पढ़ना है, वो उस पर्सनैलिटी का पार्ट था ना, अपने उससे छोटी सी एज में उसको सेल्फ डाउट में डाल दिया, तो फ्यूचर में जाके वो अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। फ्यूचर में क्या, वो किसी भी टाइम पे अपना छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पाता, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप बच्चों को मेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। वो अपना छोटा सा डिसीजन लेते हुए भी देखते हैं कि आप तो नहीं नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ये खा लूँ, ज़रा सा डिसीजन कि अगर मैं खा लूँ आप तो नहीं नाराज़ हो जाएंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था। मतलब बच्चे इतना छोटे छोटे तो करियर और वो वाली चीज़ें, फिर आगे शादी की लाइफ आती है, फिर आप वो दूसरे लाइफ पार्टनर की लाइफ ख़राब होती है, फेलियर कर देते हैं ना। फेलियर एक सेल्फ डाउट है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नार्सिज्म पे हम बात क्यों कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे बच्चे ना बनाएं जो कि फ्यूचर में जाके अल्टीमेटली, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि वो कोसेंगे आपको, ऐसे ही वो आपकी कभी भी आपको एक अच्छा पेरेंट कंसीडर नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं कि वो आपको करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, बड़ी अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया हमारे आज के टॉपिक को। हम आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे। और नाज़रीन, मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको ऊपर रखें, ना कि उनका ग्राफ कॉन्फिडेंस का नीचे करें। आप अपने बच्चों को कुछ भी कहेंगे वो मानेंगे। आप अपने छोटे से बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं ना परियां आ रही हैं, वो मानते हैं। आप उनको कहते हैं जिन भूत आ रहे हैं, वो मानते हैं। आप उनको कहते हैं चुड़ैलें आ रहे हैं, वो चुड़ैलें आ रही हैं, वो आ रही हैं, उनके लिए वो आ रही होती हैं, वो मान लेते हैं, हर चीज़ को मानते हैं। आप उनको कहते हैं कि देखो चाँद जो है वो चाँद मामू है, वो बच्चे देखते हैं वो चाँद मामू मानते हैं, हर चीज़ मानते हैं। तो जब ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने मानना है और बच्चे मान लेते हैं अपने पेरेंट्स की बात, तो जब बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम पास नहीं होगे, वो नहीं होंगे। वो कह दिया ना तुम फेलियर हो, वो फेलियर ही होंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम नालायक हो, वो नालायक ही रहेंगे। तो अपने बच्चों को ये कहना सीखे, यू कैन डू इट, बच्चे करके दिखाएंगे। तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, बच्चे करके। यू आर अ फाइटर, यू कैन डू एनीथिंग, बच्चे करेंगे। यू कैन लर्न माई स्वीट हार्ट, बच्चे लर्न करेंगे। तो बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें, बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ परवान चढ़ाएं, नेगेटिव वर्ड्स के साथ नहीं। इसी बात के साथ एक ब्रेक लेंगे।
सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसको हम यहाँ पे एलैबोरेट करने के लिए एक मेहमान है, उनको मधु किया है, उनसे मुलाकात करवाती हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट इम्पैक्ट विदाउट स्पीकिंग। यू नो, आप किसी के साथ बात करें, किसी महफिल में बैठें और आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आप खामोश हैं, आपने कोई बात नहीं की, या सामने वाले से आप जब मिल रहे हैं कोई गुफ्तगू चल रही है और आप कुछ कह नहीं रहे समटाइम्स, एंड यू नो योर बॉडी लैंग्वेज, योर अपीयरेंस, योर ड्रेसिंग, योर हेयर स्टाइल एंड जो सैंड आपने लगाया है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। बहुत सारी बातों को बहुत सी जगहों पे खामोश रह के आपकी पर्सनालिटी बोल रही होती है। क्या पता है आपको ये इस बारे में? नहीं पता। आपको लगता है आपके पेरेंट्स से बोलने से होती है, या फिर किसी बहस में कूद के ज़बरदस्ती ऊंचा ऊंचा बोलने से आप अपनी जो है ना जगह लेते हैं और वहाँ पर आप अपनी बात को मनवाते हैं और आपकी बात को समझाते हैं। कुछ जगहों पे आप बिना बोले भी बहुत कुछ समझा देते हैं। इस पर बात करेंगे, क्या टेक्निक है, कैसे हो सकता है, कॉल्स भी शामिल करेंगे आपकी। मगर मैं पहले मेहमान को मधु करा दूँ। हमारे पास है ज़ायरा यासीर और इमेज कंसल्टेंट हैं, हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं। पहले हमने इनके साथ कलर्स के ऊपर बात की थी कि कौन से कलर्स आपकी पर्सनालिटी पे सूट करते हैं, और आज हम इनकी जो है ना एक्सपर्टीज़ जो है वो जानेंगे कि चुप रह के, खामोश रह के हम कैसे अपनी जगह बना सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन फिज़ा। अच्छा, Yes. तो आज का टॉपिक भी तो देखे वंडरफुल है। यस है ना? दैट्स ट्रू। Are you slay girl? थैंक यू सो मच। So, आज बताइए कि ये जो चुप रह के हम बहुत कुछ कह देते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? अगर एक लफ्ज़ में बताऊं तो चुप कहकर हम हमारी एनर्जी बोलती है। वी अच्छा। कम्युनिकेट थ्रू आवर एनर्जी। सो एज़ यू नो एवरीथिंग इज़ अराउंड अस इज़ एनर्जी। जो हमने पहना हुआ है इसकी अपनी एक एनर्जी है, जो हमने लगाया हुआ है उसकी एक अपनी एनर्जी है, जो हमने एसेसरीज़ यूज़ की हुई है इसकी एक अपनी एनर्जी है, प्लस हमारी अपनी ज़ात की एक एनर्जी है। तो अगर ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में होगी तो हारमोनी के साथ एक बड़ा मज़े का मैग्निफिसेंट किस्म का और मैजिकल सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो कि लोग फील करते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? अच्छा, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिसका आपको अपने लिए ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है ना कि आपकी अपीयरेंस, यानी आपकी वार्डरोब, आप कैसे दिख रहे हैं। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है कि आप मूव कैसे कर रहे हैं, चल फिर कैसे रहे हैं, वॉक कैसे कर रहे हैं, आपके ओपन जेस्चर्स हैं या क्लोज जेस्चर्स हैं। और तीसरी चीज़ आपका एटिकेट आता है, यानी कि आप किस तरीके से सलीके से लोगों के साथ मिलते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आज अपने अंदर एक करिश्मा पैदा करना सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी पर्सनालिटी की एनर्जी आपने बात की, जी जी, कि हम कपड़ों पे, रंग पे, सैंड पे, ज्वेलरी पे, जूतों पे, इन सब पे बात करें। मगर सबसे पहले जो हमारी एनर्जी कनेक्ट करती है किसी के साथ, जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी माहौल में जब हम एंटर होते हैं, तो वो एनर्जी कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं हम? अच्छा, एक तो ये चीज़ कि जो मैंने आपको तीनों ये चीज़ें बताई हैं, जिसके अंदर आपकी अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये तीनों चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये तीनों चीज़ें आपके अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनको भी एक्टिवेट करती हैं। अच्छा, तो जब हम एग्जेक्टिव प्रेजेंस कोचिंग करवाते हैं ना, उसमें हम एग्जेक्टिव्स को ये सिखाते हैं कि आपने अपने फॉर एग्जांपल बॉडी में आपके 5 एनर्जी सेंटर्स हैं। हेड सेंटर है, हार्ट सेंटर है, सैक्रल सेंटर है, आपका रूट सेंटर है। आपके इन सेंटर्स को आपने आपका थ्रॉट सेंटर भी है, आपने कैसे इनको एक्टिवेट करना है, वोकल का, ताकि आपकी आप अब जैसे थ्रॉट सेंटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी बात में वजन आ जाएगा, आप ठहराव से बोलेंगे। तो देखें लाइक इस तरह से। तो आम बंदा इसकी कैसे प्रैक्टिस करेगा, कैसे जानेगा इसको? अच्छा, इसकी ना एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अच्छा। से। इसी तरह से कुछ योगा पोस्चर्स होते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, वो वो कर हम सकते इनकी हैं। थ्रू गेन करते हैं। इनके थ्रू आप गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा। अगर आपका हार्ट सेंटर जो है, अगर उसकी एनर्जी आपकी हेल्दी है और ओपन हो चुका हुआ है, तो आप लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा बना सकते हैं। नॉर्मली हमने फील्ड में ये देखा है कि लोग स्ट्रगल करके एक ख़ास मकाम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं। उनके पास कनेक्शंस नहीं होते, डीपर लेवल पर किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो अपनी टीम्स जो हैं उनको भी मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम कॉर्पोरेट में देखें तो उसमें यह है कि अगर आप हार्ट अपने सेंटर को ओपन कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस आपकी होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करके तो इसको ओपन करते हैं, तो आप फ्रेंडली हो जाते हैं। लोग आपकी तरफ खुद ब खुद उनके कशिश आ जाती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वाह, अच्छा। अब ड्रेसिंग की तरफ बात करते हैं। ड्रेसिंग कितना साथ देती है?
देखिए ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा साथ इस तरह से देती है कि एक तो वो आपको आपकी अपीयरेंस फौरी तौर पे अपलिफ्ट कर देती है। दूसरा ये है ना कि ये ड्रेसिंग से के अंदर जब आप डिफरेंट कट्स और डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं वो भी आपके एनर्जी सिस्टम को मुतासिर करते हैं और आपके एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट शो में बात की थी कि कुछ कलर्स होते हैं जो आप पे सूट कर रहे होते हैं, आपकी अंडरटोन के हिसाब से आपके लिए वो बने होते हैं कलर्स। तो जब आप उन कलर्स में रहते हैं ना तो वो आपके एनर्जी सेंटर्स ऑटोमेटिकली आपकी इन कलर्स से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं और एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आप पुरकशिश दिखते हैं, आप चार्मिंग दिखना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है। और ड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो आपका कट, आपने कौन सा फैब्रिक कौन सा पहना हुआ है, फिर आप जिस जगह पर जा रहे हैं कि आप उस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, यानी उसका पर्पस क्या है। तीसरी चीज़ कलर्स, जिस पे हमने ऑलरेडी भी बहुत सारा एक पूरा शो जो है ना उसमें कवर किया है। तो कलर्स में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ कलर्स हैं जो पावर कलर्स हैं, जिनके अंदर ब्लैक आता है, नेवी आता है, चारकोल ग्रे कलर आता है, इसी तरह रेड कलर है। ये चारों कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं। सो यानी इनके सबलिमिनल मैसेजेस हैं जो कि ये दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप मुझे बताइए फिज़ा, जब आप किसी को वाइट कलर में देखती हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप चुप रह के अपनी पर्सनालिटी के थ्रू बात कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाज़रीन, ज़ादिया मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं और मुझे बता रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपकी इमेज जो है वो क्या इम्पैक्ट रखती है किसी सामने वाले के सामने जब आप कुछ ना कह रहे हो और आप बहुत कुछ कह रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी बोल रही हो। आप कलर्स के बारे में बता रही थी कि जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें रंगों का बड़ा। मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले ये पूछ रही थी कि मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी बंदे को वाइट ड्रेस में देखती हैं तो आपके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स आती हैं, कैसा फील होता है आपको कि इसी बंदे की कोई वाइट कपड़े पहन के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा पीसफुल बंदा है, हाँ ना, बहुत उसके अंदर बुजुर्गी सी फील होती है। अच्छा, इसी तरह फेरी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेड कलर में किसी को देखती हैं तो कैसा? मुझे ऐसा लगता है इसका जो है ना बस घर बसने वाला है, या फिर ये बहुत खुशहाल है, ये हैप्पीली फुल ऑफ एनर्जी है ना। हाँ, मोस्टली वही लड़कियां लाल पहनती हैं और उनके ऊपर ऐसा जचता है यार, मैं आपको क्या बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, यू आर ऑल्सो लुकिंग रियली ग्रेट इन दिस कलर। यस माशाल्लाह, यस यस। आपकी जो प्रेजेंस है इसको ये 4 चांद लगा रहा है इस वक्त, और साथ में आपने गोल्ड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इट लुक्स अमेजिंग। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी तो हम तवज्जो से बात कर रहे हैं तो हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। सबकॉन्शियसली हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने ये सेंसिटिविटी और फीलिंग सिस्टम डाला हुआ है। तो नेचुरली ऐसा होता है कि हम जानबूझ के नहीं सोच रहे होते कि इसका कलर मुझ पे इम्पैक्ट कर रहा है या इसकी ग्रूमिंग मुझ पे इम्पैक्ट कर रही है या इसकी ज्वेलरी इम्पैक्ट कर रही है या नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन उस तरह से वो मैसेजेस रिसीव कर रहा होते हैं। इनको कहते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि गोल्ड कलर आपने पहना हुआ है, इसकी जो एनर्जी है गोल्डन कलर की वो है रिच एनर्जी। अच्छा, तो ये जो कम्युनिकेट करती है मैसेज वो होता है लग्जरी, सोफिस्टिकेशन, अच्छा, अमारत, क्लास। यस, क्लास, यस, दैट्स ट्रू। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एंटीक में कोई ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे मैंने इस वक्त एक स्टेटमेंट नेकलेस पहना हुआ है, आप देखें। हाँ। अच्छा, इसी तरह मैंने स्टेटमेंट रिंग एक पहन ली है, तो इसका जो मैसेज आपको जा रहा होता है ना, ये कोई बंदा क्रिएटिव सा है, ऐसा सा। अच्छा। आपका ब्रेन जो है ना वो ये चीज़ पिक कर रहा होता है कि इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, लाइक इसका माइंडसेट थोड़ा क्रिएटिव सा है। अच्छा। तो इसी तरह से जोड़े में मैं आपको ये बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज अ ब्लैक बेस इसको ले लिया है। हाँ। तो ब्लैक मीन्स यू नो सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी, ये चीज़ आपकी शो करती है। उसके साथ मैंने ऊपर ग्रे का एक एज एन कॉम्बिनेशन लिया है। तो ग्रे का मतलब ये है कि थोड़ा सूफियाना कलर इसको समझा जाता है, विजडम की निशानी होता है। ठीक है, चूँकि हम आज इस टॉपिक पर बात करें, सो आई चोज दिस आउटफिट अकॉर्डिंगली। तो मैंने शूज़ भी आप देखे पॉलिश्ड शूज़ पहने हुए हैं, और ये क्लोज टोज हैं, बंद हैं। तो कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं नॉर्मली आप क्लोज टोज पहनते हैं। ठीक है, और चूँकि अब इसकी चोंच है, ये भी एक मैसेज दे रही है। अगर ये गोल होती तो बहुत गर्लिश लगती, लेकिन ये थोड़ी सी नोक है तो ये जरा प्रोफेशनल दिखती है। हाँ, एंगल आ गया ना, ऐसी गलती कर लेते हैं लोग, इसमें स्नीकर पहन लेते हैं। exactly. तो वो मैसेज जो पूरा ऊपर से डिफाइन हुआ हुआ वो नीचे बिल्कुल ऐसा है कि अभी आप वॉक करने निकले। एग्जैक्टली। इसी तरह से मेरा ट्राउजर दैट इज टेलर्ड। अच्छा, प्रॉपर तरीके से ये बेल बॉटम स्टिच हुआ हुआ है, टेलर्ड है। तो यूँ आप अपने स्टाइलिंग जो है ना, जो मैसेज आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, एक बार खड़े होकर दिखाएं भी ना, लोगों को समझ आए
कि व्हाट शी इज वेयरिंग, इट्स जस्ट इनसाइड ये द मैंने टी-शर्ट ऐसे एंड इनर द पहना है, टेलर एंड पैंट, देन ये मेरी टेलर पैंट्स हैं, लॉन्ग कोट ग्रे, एंड देन ये हमारे पास एक लॉन्ग एंड कोट है, यू शो द नेकलेस एज वेल, आपका नेकलेस भी आप दिखाई ये थी। नेकलेस जो है ये मैंने ऐसे पहना है, वाह। सो इट्स शोइंग लाइक यू नो अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टेटमेंट। और आपने इसको जो अपने बालों के साथ एक बाउंस देके अपने फ्लफी रखा है एक लुक को, दैट्स लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू सो मच, यू रियली स्ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये हो गए कपड़े और कलर की। अब हम definition। एटिकेट की बात करते हैं कि हाँ। उसके थ्रू आप कैसे बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल चलें, ये तो मग पड़ा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस मग को ऐसे पकड़ूंगी, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है। और अगर ये मेरे पास एक पिर्च और चाय पिर्च के साथ छोटा कप होता और हाँ। मैंने उसको ऐसे पकड़कर इस तरीके से पी रही होती, तो आपको कैसी फीलिंग आती? और अगर मैं इसको ऐसे पी रही हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? आप ऐसे पियेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत इनसिक्योर सी हैं, सर्दी लग रही है आपको, बहुत तकलीफ हो रही है, कोजी AC चल रहा है या और कोई- इनफॉर्मल ना, हाँ, इनफॉर्मल है ना, informal बॉडी सा। स्क्वीज और अगर मैं इसको बड़े एलिगेंट तरीके से ऐसे उठाती हूँ, इसके नीचे पिर्च भी फॉर एग्जांपल होती है, हाँ। एंड देन मैं इसको पीती हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? कि जैसे आप किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड मीटिंग में आई हैं और बहुत एलिगेंट आपने बात करनी है, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी वेरी यू नो हाई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, ये हमने कोई तैयारी नहीं की इस प्रोग्राम की, राइट, बट ये इस तरह से मैसेज चेंज होता है। इसी तरह से जब हम बोल रहे हैं, अगर अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ओपन अपने पाम्स के साथ आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको एक वार्मथ महसूस होगा, अप्रोचेबल में लगूंगी, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, नहीं, आपके जोड़े के साथ जा ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ नहीं आता, कोने में डरा सहमा That's true. घबराया हुआ अच्छा, बैठा। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट आपके सामने बैठती हूँ और इस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब भी बात करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे बैठ गई हूँ, हाय हाय, ऐसा लग रहा है वो बच्चे क्लास में, बच्चे थक नहीं गए, अब कब पीरियड चेंज होगा, कब हमारी छुट्टी होगी। एग्जैक्टली। तो आपको बैठना ऐसे है कि जैसे समझे आपको आपके सर पे किसी ने डोरी बांध के ना उसको खींचा हुआ है। अच्छा। इस तरह से आप स्ट्रेट बैठेंगे तो एक बॉडी लैंग्वेज से सबलिमिनल मैसेज जाएगा, जो कि आपकी इट विल कमांड अथॉरिटी, इट विल Wow. कमांड अट्रैक्शन। क्या बात है, कितने ज़बरदस्त आपने पॉइंट्स मोटे मोटे बताए। अच्छा, किसी जगह पे ये तो हमने सारा आपका पेरेंट्स चीज़ें सब कुछ बता दी, कुछ जगह पे झगड़ा हो रहा होता है, कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे होते, अब पेरेंट्स की बात हो रही जी, है, जी। उन पोजीशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीज़ों से कैसे पता चलता है कि यार इसको बहुत कुछ पता है, ये बीच में बोल नहीं रहा, या फिर इसको कब बोलना चाहिए, या ये क्यों नहीं बोल रहा, ऑल दैट, ये क्या होता है? अच्छा, सबसे बड़ा जो आपका हथियार है ना, वो है साइलेंस। इस चीज़ को लोग इतनी जहाँ कभी जल्दी, बहस या झगड़ा हो रहा। हाँ, उसमें सबसे बड़ा जो पावरफुल टूल है ना, दैट इज साइलेंस। इवन हम जब कम्युनिकेट भी करें ना फिजा, अगर हम कहीं ना कहीं पॉज ले रहे हैं बात करते हुए, तो इट शोज कि हम कितने स्टेबल और ग्राउंडेड हैं अंदर से, हम स्ट्रॉन्ग है, हमारी बात के अंदर वजन है, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे चढ़ 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 बोलती जा रही हूँ, लड़ाई हुई है, तो मैं कह रही हूँ यार मुझे फ़ौरन से मौका मिले और मैं सबसे पहले जाके बोलूँ और मैं सबकी जो है ना बैंड पे जाके हूँ, तो उससे ना आपके ये फील हो जाता है कि शी और ही इज़ लैकिंग कंपोजर। इनका एक डिमिनर नहीं है, डिग्निटी नहीं है, इसके अंदर एक उतावलापन है। तो वो जो आपके मेंटल क्योस है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खड़े हुए हैं, खड़े होकर आपके हाथ में कोई चीज़ है, जैसे पेन है, तो आप उसकी फिजिटिंग शुरू कर देंगे, वो भी ये शो करती है कि आपके मेंटल क्योस है। अगर आप उसी लड़ाई में आप एक अपनी डिग्निटी के साथ खड़े रहेंगे ना, तो वो मैसेज एक चला जाता है कि अब आगे से इसके सामने बोलना नहीं है। अच्छा। रोब, ठीक है, ये आप कन्वे कर सकते हैं। अच्छा। हर वक्त हर दफ़ा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। ये सबसे बड़ी अच्छा, बात है। किसी जगह अब बात रोमांटिक भी हो जाते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं कहीं हमें प्यार हो गया है, कहीं कोई अच्छा लग गया है या कोई अच्छा लग गई है, यू नो ऑल दैट। इस लास्ट बात के साथ ही फिर हम आगे चलेंगे कि मुझे बता दें कि अगर किसी से मोहब्बत हो गई, इजहार हो गया है, प्यार हो गया, क्या चेहरे, अपीयरेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी ड्रेसिंग में ये सब चेंजेस से पता चल जाएगा कि सामने वाली लड़की मुझसे प्यार करती है या लड़का मेरे पर रह गया? दैट्स सच अ वंडरफुल एंड लवली क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं ना, वो आपकी एनर्जी चेंज कर देते हैं। हाँ। आपको हैप्पी कर देते हैं, आपके चीक्स ब्लश होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। एंड इट हैपेंस लिटरली। हाँ। आपके बाल खुद ही अपनी जगह पर चले जाएंगे। अच्छा? हाँ, बिल्कुल ऐसे भी होता है कि वाओ। आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। और यही वो स्टेज होती है जब आप मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लग रहे होते हैं। ओह, आपने वाओ। कुछ भी पहना होता है तो वो आपकी एनर्जी असल में इतनी खूबसूरत बन जाती है कि वो आपको खूबसूरत दिखाती है, लोगों को वाह। फील करवाती है। वाह वाह, ज़ाहिर है बहुत अच्छा आपने एलैबोरेट किया हर पहलू को,
हर जगह को आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। We'll call you again soon. I had a great time with you. You're looking pretty again. I would so much. like to tell you. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी बहुत कुछ है। Stay tuned. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। हम जब बीमार हो जाते हैं तब हमें एहसास आता है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमें अपनी डाइट चेंज करनी है, हमने अपनी रूटीन चेंज करनी है। स्पेशली मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेशेंट शुगर के पाए जाते हैं, हाइपरटेंशन के पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर के पाए और हार्ट के पेशेंट्स पाए जाते हैं। वाई? बिकॉज इसी वजह से क्योंकि सब लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। हमारी जो डाइट है मोस्टली उसमें तेल घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से ऐसे स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिर हमारा लाइफ सर्कल बहुत ख़राब है, हमें बड़ी नवाबियाँ हैं, हम लोग बड़े तेल घी के खाने खा के बड़े देर देर तक सोए पड़े रहते हैं और हमारी एक्टिव लाइफ नहीं है जिस तरीके की नॉर्मली आप बाहर के ममालिक में देखें। वेस्ट में लोग साइकिल चला रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी अपनी जगह जहाँ पे पार्क करनी है वहाँ पार्क करते हैं, चल के जाएंगे, वॉक करेंगे, डिस्टेंस मैटर नहीं करता उनके लिए। मगर हमारे वहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं, नवाब के बच्चे वहीं गाड़ी जो है ना हम पार्क कर देंगे और वहीं उतर के कहेंगे रेडी वाले से, हाँ कितने का दिया, और फिर धनिया डलवाते हुए भी बहस करेंगे। तो भाई ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये हमारी आदतें सारी की सारी सुस्त काहिली की है। हमारे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मगर बीमार होने के बाद नहीं, बीमारी से पहले। इसीलिए आज हमने मधु किया है, हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जो कि हमें बताएंगे कि हम शुरू से अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ रूटीन क्या रखें, कैसी रखें कि हम कभी बीमारियों की तरफ जो है रवा दवा हो ना, पहुँचे ना, हमें कुछ हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। सर बताइए, ऐसा क्या करें हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, क्या रूटीन चेंज करें, क्या ग़िज़ाओं में चेंजेस लेकर आए पहले से कि हमें कुछ हो ना, हम कोई बीमारी जो है हमें पकड़े ना? देखें, ये जो लफ्ज़ है ना हेल्दी लाइफस्टाइल, ये आज से 17-18 साल पहले जब मैंने शुरू किया, बोलना शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर बार बार, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इतने सालों में अब ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर बंदे को पता चल गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली चीज़ है, सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लो या सिर्फ आप अच्छा खाओ या सिर्फ आप चैरिटी कर, ये पूरा लाइफस्टाइल। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है शहजाद साहब? एक हेल्थ दे जाता है या बीमारी तरफ। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा ये लाइफस्टाइल चेंज करती हैं शहजाद साहब? जी देखिए जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो खाना है उस खाने को आपने क्या खाना है। हेल्दी लाइफ अपनी एक्टिविटी के मुताबिक आपकी फूड की सिलेक्शन होनी चाहिए। आप अगर बहुत फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी फूड कुछ और होगी। अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर आपकी लाइफ और होगी। और दूसरा ये कि आप इंसानी जिस्म जो है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाया ही चलने फिरने के लिए, मुशक्कत के लिए। कभी हम सारे सब लोग, खा वो चौधरी था, खा वो कमी था, वो फिजिकली एक्टिव था, जिस्मानी मुशक्कत करते थे। अब अगर वो जमाना नहीं रहा तो अब हमारी बॉडी की जरूरत है कि हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें, ये हमारी जरूरत है। इसके अलावा दूसरा, हम फिर चैरिटी करें, खुश रहें। ये सारा कुछ करेंगे तो फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तब हम सेहतमंद रह सकेंगे। वाह वाह। वो जैसे डॉक्टर शहजाद साहब कहते हैं ना, लोग सोचो तोलो फिर बोलो, मैं कहती हूँ सोचो तोलो और फिर खाओ। जी एग्जैक्टली ये है ना। अब देखिए, कभी क्या था कि हमारी सारी फूड कार्ब के मुश्तमिल थी और डेयरी पे, ये दो चीजों के ऊपर थी। प्रोटीन पहले थी नहीं, लेकिन अब जो लाइफस्टाइल हो गया कि अब हम इतनी मुशक्कत नहीं करते। हम 1 घंटा जिम के अंदर या वॉक के अंदर जो करते हैं, पहले वो लोग सारा दिन वो करते थे। घंटा वॉक करने के बाद हम कहते हैं जी हमने तीर मार लिया। तो पहले तो लोग सारा दिन पैदल चलते थे। पहले लोग, जो हम जिम में 1 घंटा करते हैं, पहले लोग सारा दिन खेती बाड़ी करते थे, इतनी मुशक्कत करते थे। अब वो नहीं है तो हमारी फूड चेंज नहीं है। अब लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, वो अब जरूरत है हमारी बॉडी की और हमारे लाइफस्टाइल की। तो अच्छा, ये जो क्वांटिटी कहते हैं, जी जी बोलिएगा। जी जी। दूसरा ये कि खाना कितना खाना है, वो अपनी बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से खाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब कतन ये नहीं कि आपने भूखे रहना है। आपने इंतहाई मजेदार फूड खानी, इंतहाई मजेदार फूड खानी।
पेट भर के खानी है, लेकिन उतनी जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। सर छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कहते हैं ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा या हो रहा है, सबसे पहले उसकी लाइफ में से, छोटे बच्चे की लाइफ में से कार्ब्स हटा देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हटा देंगे, बच्चे की तो ग्रोथ है, बच्चे ने बढ़ना है, उसने कद निकालना है, उसने पढ़ना है, उसने एक्टिविटी करनी है, उसने खेलना कूदना है, उसने मैदानों में भागना है, उसने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, उसने पढ़ना है, उसका ब्रेन फंक्शन करना है। कार्ब्स बच्चे से छीन लेते हैं, बच्चा ऐसा लथार्जिक हो जाता है। क्या कहेंगे इस डाइट के बारे में? ये किस तरीके की लाइफस्टाइल है जो बच्चे को दे रहे होते हैं हम? नहीं, बच्चे से कार्ब छीनना, बच्चे का कार्ब बहुत ज्यादा कम करने की कतई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हम एक्स्ट्रा कार्ब बच्चे को दे रहे हैं, पर अगर दूध में अगर चीनी डाल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बिला वजह हम उसे जूसेस दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। मीठे केक और बिस्किट जरूर से ज्यादा दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। उसको रोटी दें, उसको खाना दें, चावल दें, ये नॉर्मल जो डाइट है वो उसको फ्रूट दें, सारा कुछ दें। लेकिन ये कि वो ये नहीं कि सुबह स्कूल, आफ्टर स्कूल, फिर स्कूल, हमारे 3-4 स्कूल होते हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक बेचारा उसको कोई टाइम नहीं फारिग मिलता। उसको पावर गेम्स कराने, ग्राउंड में लेके जाएं, वो टाइम उसका बहुत जरूरी है, वो करे। साथ सब कुछ भी है, बहुत जरूरी है। जो प्रोसेस फूड है ना, बच्चों को जो जंक फूड दे रहे हैं, जो उनके साथ जो आती है फूड, आपको पता है मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, वो सब के सब रिच इन केमिकल्स हैं। और वो जो इतने खतरनाक केमिकल्स हैं कि उसकी कैलोरी तो अलग बात रही ना, वो बच्चे की सारी ग्रोथ और सारी एक्टिविटी को बेड़ा गर्क शुरू में कर देते हैं। और उनको इतनी क्रेविंग उसके ऊपर आ जाती है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो कि टेस्ट एनहांसर है। वो टेस्ट पे लग जाते हैं, वो ज्यादा खाते हैं, फिर वो अच्छी फूड कम खाते हैं। दूसरी माएँ मेहनत नहीं करती। अगर एक बच्चा को दूध पसंद नहीं तो भाई उसे मिल्क शेक दे दे, उसे खीर बना के दे दे, उसे पुडिंग बना के दे दे। एक बच्चे को गोश्त पसंद नहीं, उसको शामियां बना के दे दे, उसकी और फॉर्म चेंज कर दे। कैल्शियम इंटेक वो चीज के जरिए भी ले सकता है, दही के जरिए ले सकता है। You're right, you're so right, you're so right. अच्छा, अब ये जो बड़े हैं, जो बड़े अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस लेकर आए जिससे उनको जो है ना ये हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये स्ट्रेस जैसी बीमारियां ना, मैंने देखा डाइट की वजह से भी बड़ा मैटर करता है। जिनकी डाइट सही नहीं होती वो जल्दी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारा चीज़ें उनको जल्दी अटैक करती हैं बॉडी में। उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए, इसी फजा में, इसी खानों में, इसी जगह पे जो स्पोर्ट्समैन है या जो लोग रेगुलर जिम करते हैं, उनकी आप सेहत देख लें, दूसरों से बेहतर होगी। इसका मतलब है कि बॉडी एक्टिविटी की शदीद कमी है। जो लोग सुबह उठ के सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं, साथ अंडा या कुछ भी लेते हैं, जैम लेते हैं, उसके बाद ऑफिस जाके बिस्किट, फिर केक लेते हैं, दोपहर को फिर वर्किंग लंच में वो नान, बिरयानी, वो सब को खाते हैं, रात को आके लेट नाइट डिनर और सब कुछ चलता रहता है। अल्टीमेटली उन्होंने बीमारी होना है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कार्ब कम कर दें, देखिए अब जो बड़े हैं उनको कार्ब की ज्यादा जरूरत नहीं है। 25% से ज्यादा अपनी सर मील प्लेट के अंदर किस एज के बाद जो है वो कार्ब्स जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, अपना रोल प्ले नहीं करता? किस एज के बाद कार्ब्स कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल, टीनेज के बाद जरूरत नहीं है। अगर तो आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो फिर आप उसकी 50% तक भी कार्ब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी ग्राउंड में जाते ही नहीं है तो फिर आप बगैर कार्ब के भी, या वेरी लो कार्ब, 50-60 या 100 ग्राम कार्ब एक दिन में आपको बहुत है अगर आपका स्लो लाइफस्टाइल है। अच्छा, अदरवाइज ज्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली बीमारियों की तरफ आएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे आप। सर एक और चीज़ जो कि मैं देख रही थी कि बहुत ट्रेंडिंग में भी है, आमिर खान ने भी ये बात बल्कि बोली। आमिर खान कह रहा था कि मैं जो हूँ ना कोई इस तरह की डाइटिंग नहीं करता, मैं डाइटिंग के ख़िलाफ़ हूँ, मगर मैं अपनी प्लेट काउंट करता हूँ। मैं, मेरी एक जो प्लेट है उसका वज़न मैं देखता हूँ, उसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, कितनी रखी हैं, और मैं हर तरीके की रंग बिरंगी प्लेट बनाता हूँ जिसमें मेरे पास कार्ब्स भी होता है, जिसमें मेरे पास वेजिटेबल्स भी होते हैं, यू नो ऑल दैट, मेरे पास दाल भी होती है, मेरे पास प्रोटीन भी होता है, चिकन। मतलब ये किस तरीके की एक प्लेट है, ज़रा इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा कि वो किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल में बेहतरी ला सकती है, हमारी सेहत को अच्छा कर सकती है। देखिए, जो असल इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मील प्लेट बनानी आनी चाहिए। आम इंसान की बात करें, आम इंसान घर में एक मील प्लेट बना रहा है, ठीक है, ओके जी, मील प्लेट कैसे बना रहा है? मील प्लेट जी, सबसे पहले वो ये कर रहा है कि उसमें डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, एक फूड नहीं है।
डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, क्योंकि अगर एक ही तरह के फूड खाएंगे वो फौरन एक ही टाइम पे डाइजेस्ट होकर ब्लड शुगर कर देगी। लेकिन अगर डाइवर्सिटी है प्लेट के अंदर, हर एक का डाइजेस्ट टाइम डिफरेंट है, वो स्लो स्लो रिलीज होगी। दूसरा, उसके अंदर एक कम से कम 50% पोर्शन ऐसा है जो अनकुक्ड है, और अनकुक्ड क्या चीजें हो सकती हैं, वो वेजिटेबल, सैलड्स, फ्रूट्स, नट्स, यही हो सकती है। ब्रोकली वो हो 50% सकती है। है, और उसमें उसको- आइसबर्ग हो सकती है, उसमें पालक के पत्ते भी हो सकते हैं, सैलड में बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें ब्लूबेरीज हो सकती हैं, खजूर हो सकते हैं सैलड में डाल के, प्याज। जो ये ना बेबी कैरेट, बेबी कॉर्न, बेबी स्पिनच, ये छोटे पत्ते, ये डाइजेस्ट इजीली हो जाते हैं, Celeries। इनको वहां रखा जाता है। अच्छा, जी जी। उसके बाद फिर एक अच्छा पोर्शन जो है ना, कम से कम 25% पोर्शन, वो आपका प्रोटीन के ऊपर है। ठीक अगर है। आप अफोर्ड करते हैं, आपने फिश खानी है, मीट खानी है, मटन खानी है, चिकन है, कुछ भी है, अंडे हैं, अगर आप वो नहीं खा रहे तो आपके पास दालें हैं, बीन्स हैं, आपके पास वो चीजें मौजूद है। सोया वो हमारे यहाँ रवाज नहीं है, मटन का रवाज नहीं है, को हम चिकन के ऊपर हम वो इसलिए वो खा लेते हैं। इसके बाद फिर आपके पास गुंजाइश रह जाती है कि 20 to 25% आपकी मील के अंदर आपके कार्ब्स हो, तो आप क्यों स्किप करने होने चाहिए। जब वो आखिरी पार्ट के तौर पे आप खाएंगे तो वो कार्ब फौरी तौर पे ब्लड के अंदर स्पाइक नहीं करेगा, शुगर नहीं स्पाइक करेगा, और उसको भी आप सिंपल मैदे की बजाय, सादा चावल की बजाय, अगर आप कॉम्प्लेक्स कर दे, डाइवर्सिटी उसमें भी कर दे, जैसे मल्टीग्रेन का कंसेप्ट कर दे, जी। एक से ज्यादा अनाज कर दे, तो आपको शामिल कर दे, तो वो भी आपका एक आइडियल मील प्लेट हो जाएगा। आमिर खान भी यही करता है, और दुनिया में यही असूल है कि आप मीट और ऑर्डर ऑफ द मीट और पोर्शन कंट्रोल को ख्याल रखें, तो आप हर खाना जो है ना, इवन दाल चावल या सब्जी जो घर में बनती है, उसका भी एक अच्छा हेल्दी मील प्लेट बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, बड़ा अच्छा गाइड किया आपने, हमें समझाया हेल्दी लाइफस्टाइल के टॉपिक के ऊपर। यू सून अगेन, आपसे दोबारा बात करेंगे, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे आपको। और आखिरी जाते हुए मैं आपको ये ज़रूर कह दूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी जिस्म में अपनी हरकत लेकर आएँ, हरकत में ही बरकत है, हर वक्त एक्टिविटीज़ करें, कुछ करें, झुकें, उठें, बैठें, झाड़ू दें, पोछा दें, गाड़ी साफ़ करें, गलियाँ साफ़ करें, अपने घर में कपड़े धोएं, कुछ भी करें, एक्टिविटी का शिकार रहें, then you're not gonna be ill, inshallah. Take a break. Welcome back. You're watching Morning with Fiza. नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद है, और क्या एक्सपर्टीज़ है उनके पास। मेहंदी लगाते हैं, चौधरी का पुत्र है ते मेहंदी लगांदा है कुड़ियों को, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को, और मुझे बड़ी हैरत है कि इतना ज़बरदस्त हुनर है उसके हाथ में कि इस जैसी मेहंदी मैंने बड़ी मुश्किलों से देखी है किसी के हाथ में लगी हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं रेहान। क्या हाल है रेहान? फाइन, ठीक You're so good looking, माशाल्लाह, you're very handsome है। थैंक यू। तो ये लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगाने का शौक कैसे हुआ? चौधरियों के लड़के हो तुम? वो बस ये है कि पापा तो मतलब साथ देते ही हैं, लेकिन बहुत कम। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि तुम मेहंदी इस तरह क्यों लगा रहे हो। हाँ। इधर आओ, इधर आके ज़मींदारा करो। अब्बू लेकिन ये ज़मींदार, है कि बस मेरा खुद का शौक़ था कि इस तरह मतलब पढ़ता था मैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये वर्क करने का शौक़ था। मैं देखता था जब लोगों को कि ये आर्ट कर रहे हैं, ये भी एक आर्ट की कैटेगरी में आता है ना। आप पेंटर मुझे- भी हैं? जी, पेंटर भी हैं आप? पेंटर नहीं हूँ, बस मेहंदी डिज़ाइनर हूँ। फ्लावरिंग और बीच में स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करता किसके हूँ। हाथ देखते थे? अपनी अम्मी के, बहनों के, किसके हाथ? मतलब ज़्यादा ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी ऐसे वीडियोस वगैरह देखता था, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। तो मेरा टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेम है इसी वजह से। हाँ। इसी मेहंदी के नाम से ही ना, मून मेहंदी सेंटर के नाम से बहुत ज़्यादा फेम है, तो बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। फिर जिस तरह लोग लाइक करते थे, मेरी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस काम में बढ़ गई। अरे वाह, आपको कैसी लग रही है मेहंदी? ये तो मेरी टीम का हिस्सा भी है, हमारी गुड़िया है। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं लगवाती नहीं हूँ मेहंदी, मोस्टली ईद पे भी है, कभी लगा लूँ या किसी शादी हो। हाँ। लेकिन ये लगाई है इन्होंने, नूर अच्छी कितनी लगी। देर में लगाई इन्होंने मेहंदी? सच सच बताइएगा। ये हार्डली कोई 5-7 मिनट लगे होंगे। अच्छा भैया, हमारी नूर अगर ये गवाही दे रही है कि 5-7 मिनट के अंदर इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई, मैं पास आती हूँ, दिखाती हूँ। कैन आई जस्ट शो एवरीवन, ये 5-7 मिनट में देखिए कितनी डिफाइंड खूबसूरत मेहंदी लगाई है। और ये मेहंदी भी आप खुद बनाते हैं? मेहंदी भी खुद बनाता हूँ, इंस्टेंट है। अच्छा, दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है, मगर मैं किसी ड्रामे सीरियल की शूट पे फंसी हुई हूँ, तो मेरा जंप ना आ जाए, इस वजह से मैं डर रही हूँ, वरना दिल मेरा ऐसा कर रहा है कि आपको क्या। तो इन्हीं का दूसरा हाथ इस्तेमाल करते हैं, क्या बनाएंगे? दूसरे हाथ पे स्टार्ट जरा करता हूँ। लाइव दिखाते हैं। जी ठीक है। चौधरियों का लड़का ज़िम्मेदार अब्बू है, और ये लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगाने का ज़िम्मेदार है। अच्छी लगाओ तो भी ज़िम्मेदार तुम, बुरी। अच्छा, ये इंजेक्शन से लगाते हैं?
ये नीडल के साथ लगाते हैं। कोन मेहंदी इसलिए नहीं डायरेक्ट अप्लाई करते, वो फिर एक तो सूखती बहुत लेट है और जो मैडम बोल रही हैं कि 5 से 10 मिनट में लगाइए तो वो आधे घंटे में लगता है एक हाथ कोन मेहंदी से। तो इसलिए ये ना शॉर्टली हमने तरीका निकाला हुआ है नीडल के साथ। इसके अंदर लिक्विड डालते हैं ताकि साथ जल्दी साथ लग लगाना भी शुरू सके। करेंगे ताकि लगा लें, टाइम आपको लाइव दिखा ओके भी लें। मैडम। ठीक है, क्या आपने ब्लैक सूटिंग की हुई है और लग ही नहीं रहा मेहंदी लगाने वाला है बच्चा खुद इतना स्टाइलिश। किस तरीके का लगा रहे? शक्लें भी बना लेते हैं आप, बातें करते रहिएगा साथ साथ। शक्लें भी बना लेते हैं, वो फिर ब्राइडल में ज़्यादा यूज़ होती है। ब्राइड ग्रूम बना लेते हैं हाँ कि उसका अगर इवेंट है ब्राइडल का तो उसमें फिर बनती हैं। अच्छा। जो अदर ब्राइड की सिस्टर या ये कजन अपने में लगानी हो। आप अपना हाथ उसका थाई से हाथ हटा लें। ओके बच्ची है ना तो लड़की साथ है तो उधर से हटा के गद्दी पे रख लें। ठीक है। आप भी जो आपके पास क्लाइंट आया करें ना तो इथे हाथ नहीं रखाना है, गद्दी पे नहीं मेरे रखना पास है। काउंटर्स होते हैं ना शॉप काउंटर्स, में। हाँ कहीं अगर जाए भी तो कोई गद्दी रख लिया करें। नहीं इधर तो है नहीं ना, इसलिए मुझे फिर नज़र नहीं आया। उधर शॉप में तो काउंटर्स होते हैं। बच्ची खूबसूरत हो तो ख्याल रखें, खुद बच्चियां ख्याल रखें। अच्छा हाँ, अच्छा सुने ज़रा मुड़े थोड़ा, आप इधर मुड़ जाएं ताकि थोड़ा हम कैमरे को तो दिखा सकें। तुम उधर खिसक जाओ ज़रा, हैं शाबाश गुड़िया। चलें हाँ अब सही है। आपकी बहन के हाथ में आप मेहंदी लगा दें। जी ठीक है, और क्या ज़बरदस्त भाई मेहंदी लगा रहा है, क्या क्लास, तेज़ी। भाई पाकिस्तान में तो अब ऐसे ऐसे टैलेंट आ गए, ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स आ गए मेहंदी को लेके। और जो शक्ल वाला सिस्टम होता है, आपके पास क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि मेरे मियाँ की शक्ल बना दो मेरे हाथ में। नहीं मियाँ की शक्ल नहीं बनेगी उसकी, बस- बस ये है कि ब्राइड ग्रूम बनेगा। हाँ बोलते रहिए। और मेहंदी के अंदर एडजस्ट करेंगे ताकि अगर उसकी कोई पिक्चर शूट होती है तो वो नज़र आए कि उसको याद रहे कि मैंने ब्राइड ग्रूम बनाया था अपनी शादी पे। अच्छा जो मेहंदी लगाते हैं उसके बाद ये हाथ इतने ठंडे क्यों हो जाते हैं? ये पहले मेहंदियों से होते निराशी थे, लगती हूँ मैं तो। मैं इस मेहंदी से नहीं होंगे। फिर वो कौन मेहंदी होती है और इसमें ना मतलब कि पहले से कोई ऐसा केमिकल डलता है कि हाथ जो है वो ठंडे ठंडे रहते हैं, लेकिन इस नीडल वाली मेहंदी से हाथ ठंडे नहीं होंगे। अच्छा बस जैसे लग रही है ऐसे ही इसने ड्राई होना है। हाँ। और आफ्टर 2 आवर्स के बाद आपने इसको वॉश कर देना है। और इसमें बदबू होती है? नहीं बदबू कुछ भी नहीं होता इसमें। है ये जब धुल जाए, ये धोई है अभी नहीं वॉश की, कितनी देर में वॉश होनी है? तकरीबन 1 आवर तक वॉश कर दें। वो लड़कियां आके आपको कहती हैं कि हमारे हाथ की मेहंदी ज़रा तेज़ रंग की होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको भी पता है ना मेहंदी देख के तो जो आके बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं इसके मेहंदी का हाथ का कलर- मेहंदी तेज़ है रंग, इसको इसका जो शौहर है बड़ा प्यार करने वाला मिला है। लेकिन आजकल मेहंदी ऐसी चली हुई है, ना भी कोई प्यार करता हो लेकिन मेहंदी का कलर तेज ही होता है। आप फिर जो कलर चाहे वो डाल देते हैं। सुने चिट्टी मेहंदी भी आ गई, मैंने सुना सफ़ेद मेहंदी भी। वो मेहंदी नहीं है, trending में। जस्ट एक ना पेंट है, वाटर पेंट है वाइट कलर का, मेहंदी कोई भी नहीं है। इस तरह रख दीजिएगा। हाँ आप करिएगा। अच्छा मेरी बात, आप वो बात चिट्टी मेहंदी की कर रहे थे, वाइट मेहंदी भी आ गई है ना? वाइट मेहंदी नहीं है। ब्रेक के बाद बताइए मुझे वाइट मेहंदी के बारे में। अच्छा कैमरामैन भाई तुम इधर आके, इधर यहाँ रख के कैमरा जो है ना ऐसे बनाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है हम आपके सामने एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या मेहंदी लग रही है? ठीक है भाई। बैक रेहान असलम मेरे साथ हैं जो कि मेहंदी डिज़ाइनर हैं और यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं मेहंदी नूर के हाथ में। और ये जो है एक बेल्ट भी हमने फरमाइश की है कि आप बेल्ट भी लगाते हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा फूल, सूरज जैसा फूल बनाया है जो शुआएं दे रहा है, और साथ उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ उन्होंने बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की। मुझे तो इस वाली मेहंदी ज़्यादा वो अच्छी लगती है। मुझे हमेशा से टिपिकल गोल मेहंदी, टिकिया वाली मेहंदी, मुझे हमेशा ये वाली मेहंदियाँ बहुत पसंद है। अच्छा ये कितने कोई क्लाइंट आते हैं आपके पास मेहंदी लगवाने के लिए? डेली आते हैं। डेली जब- कितने? मतलब डेली तकरीबन 100 से अबव हो जाते हैं। ओह तो आप अकेले मेहंदी लगाते हैं या और नहीं भी? मेरे पास स्टाफ है, तकरीबन 30+ पीपल मेरे पास नीचे काम कर रहे हैं। 30 जी है, सारे मेहंदी लगाते हैं? सारे मेहंदी लगाते हैं। इसमें लेडीज स्टाफ भी है और जेंट्स भी है। तो सुने कितना कोई कमा लेते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। ठीक है, बहुत बेहतर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेहतर लग रहे हैं। 30 बंदे रखे हैं सोशल आप। मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उधर से बहुत ज़्यादा कस्टमर का फेम आता है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बेल्ट, है ना? अच्छा बेल्ट को अगर मैं कहूँ थोड़ा सा चौड़ा कर दें, किस तरह करेंगे? इसके ऊपर और बनाएंगे हल्का सा डिज़ाइन। चौड़ा कर दें, थोड़ा सा चौड़ा कर दें ज़रा, हल्का सा
बेल्ट हल्का सा बड़ा, जैसे नहीं ब्रेसलेट टाइप का, बड़ा मोटा, अच्छा ज़्यादा Okay. मुझे लगता है, मुझे तो बड़ा पसंद है। अच्छा, इस तरह से कोई क्लाइंट फरमाइश करे तो फिर उसकी भी उसकी ख्वाहिशात फरमाइश पूरी पूरी कर करते देते हैं। कर देते हैं जी पूरी कर अच्छा, एक बार जो क्लाइंट आता है बार बार आता है या फिर बार बार आता है, उसको मेहंदी ही इतनी पसंद आई कि वो बार बार आएगा। इछरा में ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ जी इछरा में है। ਤੇ ਇਛਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦੇ वो ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ज़्यादातर ਲੋਕ घर ਉੱਥੇ बुलवा ਜਾਂਦੇ लेते हैं, घर बुलवा लेते हैं, कॉल करके घर बुलवा लेते हैं। अच्छा, आप चले भी जाते जी हैं। होम सर्विस पे भी चले जाते हैं। टिकटॉक पे क्या अकाउंट है आपका? मून मेहंदी सेंटर के नाम से। हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई हो गई, कंप्लीट कर ली? पढ़ाई हो गई जितनी होनी थी करनी थी, अब बस लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगाते हैं, यही बस पढ़ाई सब वर्क करते हैं। मगर देखिए, आप इस प्रोफेशनल को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और आप अपने Positive काम तरीके को से लेते हैं। आपने सिर्फ जो है ना एक मेहंदी के डिज़ाइन के साथ अपने क्लाइंट के साथ मुंसलिक किया है। जी, बस इस only। तरीके आप, क्योंकि आपका टैलेंट है और ये आपका बिजनेस है, जी। तो आप इसको बहुत प्रोफेशनली तरीके से पूरी टीम रख के लेके चल रहे हैं। जी पूरी टीम हमने चल रही है जुगत और मेरे मजाक मेरी जो है ना वो हट के, मगर मैं आपके काम को अप्रिशिएट करूंगी। Thank you। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह अल्लाह ताला आपको तरक्की भी दे। Thank you so और much। कभी बाहर भी किसी ने बुलाया, मुल्क से बाहर कभी मुल्क आपकी से फरमाइश बाहर होती? बुलाया था, लेकिन उसकी मुझे कॉल आई दुबई से, तो वो कहती कि मेरी बेटी की शादी है, आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो मैं आपको वीज़ा भेजती हूँ। हाँ। और सडनली मेरा पासपोर्ट उस टाइम नहीं बना हुआ था, मैंने एक दिन में पासपोर्ट अपना बनवा लिया। कोई रेफ़र करके ये है ना वाल्टन रोड पे बनता है पासपोर्ट, तो मैंने एक दिन में बनवा लिया था, लेकिन फिर ऊपर से ईद आ गई, उसकी नहीं वो करवा सकी वो अच्छा, फौरन से। कभी कोई ऐसी दुल्हनें आती हैं कहती हैं कि ओ मैंने अपने दूल्हे का नाम लिखवाया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्पेलिंग पूरे लिख कर देते हैं, साहब मेरा इतना पढ़ा लिखा है कि उसमें लिखना आता है। तो ठीक कर देते हैं। जी, ठीक कोई कर गलती देते हैं। वलती अगर गलती हो जाए तो उसको मेहंदी की डिजाइनिंग के अंदर इंटर करके ठीक कर देते हैं, नहीं तो और साइड बहुत ज़्यादा है हाथ की, तो उधर लिख देते हैं। अरे, बड़े बारीकी का काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चले, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना? Thank नूर, यू हैप्पी? सही लगाइए, मजे से सेटिस्फाइड हो एज अ क्लाइंट है, खुश हो ना? बस हमारी नूर खुश है, वैसे भी इसका बगैर मतलब पैसों के लगी हो तो मैं खुश हूँ। इस तरह सहेलियाँ मिलके जा सकती हैं, मेहंदियाँ लगा सकती हैं और इन्जॉय करें। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये मेहंदी लगाना लगवाना। आप भी इन्जॉय करें। आपको मुलाकात करूँगी कल। अल्लाह हाफिज़।